हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट होम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की, और उसमें हम बात करने वाले हैं सेल। सेल होता क्या है उसके बारे में हम स्पीड रिटेक लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रिवीजन टाइम है, और रिवीजन टाइम में हम प्री प्रिपरेशन कर रहे हैं। So please join the GV Foundation with your bright future, and also share, comment, and like and subscribe these videos if you like it really, and this is useful for you. Okay, thank you. So let's start. हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में भी किसकी बात करने वाले डियर स्टूडेंट? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले स्लाइड, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, इसलिए यू मत समझ लेना कि 36 पेज की स्लाइड बना दी सर। लेट्स स्टार्ट हियर। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं यहाँ से रीड भी करता जाऊंगा अंडरलाइन से, और आपसे क्वेश्चन भी पूछता जाऊंगा। जो हाई अलर्ट मोड पे होगा वो फटाफट आंसर देगा, और जो नहीं होगा वो आंसर नहीं दे पाएगा डेफिनेटली, है ना। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो दो बातें बोलिए, कौन सी यूनिट? स्ट्रक्चर। तो आपका जो स्ट्रक्चर बॉडी डिजाइन है, ठीक है, वो किसकी वजह से? सेल। और जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, इंजेशन हो, यस और नो, एक्सक्रीशन हो, ये सारे कौन करा रहा है बेटा? कौन करा रहा है? सेल। ठीक है। more and more active. Cell was discovered by the Robert Hooke. Please find it. डिस्कवर किसने किया था? अच्छा, सबसे पहले बोले तो रॉबर्ट हुक, और डेड सेल बोले तो रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल बोले तो लिवेन हुक। याद रहेगा बेटा? दोनों डिफरेंसेस पता होना चाहिए। लिविंग में कौन था? ल्यूवेन हॉक। एल फॉर लिविंग, एल फॉर ल्यूवेन हॉक, एल एल। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया क्या? ठीक है। A number of cell can work together to form the tissue and organ. सेल मिले तो क्या बनेगा, और टिश्यू मिले तो क्या होगा? छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान दो, ऑटोमेटिकली चैप्टर आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी of an organism that is capable of the what? Performing different kinds of and essential functions of life. अब essential function क्या होते हैं? अभी मैंने बोला डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, इंजेशन, ये सारे कौन से हो गए? essential functions हो गए। बात समझ में आ गई बेटा? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द सेल साइंस बिगिन 1665 with the observation of thin section of bottle cork by the English scientist Robert Hooke. अच्छा, याद रखना कहाँ पर इन्होंने डिस्कवर किया था? बॉटल कॉर्क। चलिए, वेरी गुड। नाउ 1838 मैथियंस, शिल्डन एंड थियोडर स्वान। सी, इतना याद रखें, शिल्डन एंड स्वान। आई टोल्ड यू, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? सेल थ्योरी। ठीक है, किसमें दी थी? 1815। ईयर याद रहे तो ठीक, वैसे साइंस में इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अनदर साइंटिस्ट विर्चो मेड एन एडिशनल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल थ्योरी। याद रखना, उसके बाद कौन आया था? विर्चो। उसने भी इसके बारे में बताने की कोशिश की थी। तो सेल थ्योरी सबसे पहले कौन दी थी? किसने दी थी? शिल्डन एंड स्वान। सिंपल, पुट आउट। चलिए आगे बढ़ते बेटा। द पोस्टुलेट्स ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी। देखो मॉडर्न सेल थ्योरी आ गई, वो क्या थी? बेसिक सेल थ्योरी। क्या थी बेटा? बेसिक सेल थ्योरी। बेसिक सेल थ्योरी किसने थी? शिल्डन एंड स्वान। और मॉडर्न सेल थ्योरी आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पर, द सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। यस और नो? अच्छा, आपके माइंड में ये नहीं आया सर ये किसने दी थी? न्यूमेरस नंबर ऑफ साइंटिस्ट जब हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तब उनके नाम लिखना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए दो साइंटिस्ट समझ में आता है, तीनों समझ में आता है, लेकिन एक साथ 25-30 आ जाए, फिर सारे नाम हम लिखते नहीं। बात समझ में आ गई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? माइंड में जो क्वेश्चन है समझना है यहाँ पर। अ सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल सेल अराइजेज प्री एग्जिस्टिंग सेल। किससे अराइज होते बताइए? प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब सिंगल सेल। सिंगल सेल से क्या बनेंगे? मल्टी सेल। मल्टी सेल से क्या बनेंगे? जर्म सेल। और जर्म सेल से क्या बनेंगे? एडवांस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए दिमाग यहाँ पे रखना। सेल्स वेरी इन नंबर। एग्जाम्पल सिंगल सेल कौन है बेटा? अमीबा। और कौन सा एग्जाम्पल है? पैरामीशियम। अरे यस और नो? फ्यू सेल रहेंगे तो क्या रहेगा? स्पाइरोगायरा। दिमाग में रखे बेटा, पहला था सिंगल सेल अमीबा पैरामीशियम, और थोड़े बहुत सेल। फ्यू सेल का मतलब इंग्लिश में समझते हो? गिनने लायक तो है। फिर बात करें मल्टी सेल बेटा, ह्यूमन बींग्स। यस और नो? और अगर हमारे अंदर म्यूटेशन हो जाए और हम ह्यूमन की सोच से भी ज्यादा आगे बढ़ जाएं, जैसे नासा के जो साइंटिस्ट है वो क्या हो जाएंगे? एडवांस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ गई? क्योंकि उनका माइंड हमसे भी ज्यादा है, बहुत तेज चलता है। नाउ सी दैट, जैसे एग्जांपल कौन है? एलन मस्क, आज का सबसे बड़ा एग्जांपल। हमारे जो माइंड है उससे भी ज्यादा चलता है उसका, सारी ब्रांचेस का क्या है? वो एक्सपर्ट है। ऐसी कोई ब्रांच नहीं रही जिसमें उसने पीएचडी नहीं कर ली। आगे देखिए, वेरी इन साइज। एग्जांपल बैक्टीरिया आर द स्मॉलेस्ट, नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? एग्जांपल। और लॉन्गेस्ट कौन है डियर स्टूडेंट? नर्व सेल्स। याद रहेगा बेटा? एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट
दे वेरी इन द शेप. एग्जाम्पल कॉलमनार एपिथेलियल सेल. देखो सबसे बड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते हैं. स्मॉलेस्ट कौन है? तो बैक्टीरिया. लॉन्गेस्ट कौन है? लॉन्गेस्ट. और लार्जेस्ट कौन है डियर स्टूडेंट? तो बात समझ में आ गई होगी. सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? स्मॉलेस्ट सेल कौन है? बैक्टीरिया. स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल कौन है बेटा? बैक्टीरिया. और लॉन्गेस्ट का एग्जांपल कौन है? और लार्जेस्ट का एग्जांपल कौन है? उम्मीद है यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन. जरूरी क्यों है रेस्पिरेशन? क्योंकि हम क्या करते हैं, फूड इंटेक करवाते हैं हमारी बॉडी में. तो जैसे हम फूड इंटेक करवाते हैं बेटा, सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, ये कार्बोहाइड्रेट्स लेके आता है. क्या लेके आता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? कार्बन. क्या होता है? वो हमारी बॉडी ने क्या किया? इंजेक्शन कराया, इंटैक हुआ, और इंटैक हुआ तो उसको हटाने का काम कौन करेगा? रेस्पिरेशन सिस्टम. हम लेंगे ऑक्सीजन, जो किसके साथ रिएक्ट करेगी? कार्बन. और किस फॉर्म में बाहर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड. बात समझ में आ गई बेटा? और हमारा रेस्पिरेशन में, इनहेलेशन में तो कौन जाती है? ऑक्सीजन. और एक्सहेलेशन में बाहर कौन होती है? CO2. वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड. जितना ज्यादा माउथ और माइंड, सेरिबेलम दोनों कनेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन कनेक्ट होकर क्या करेंगे? वास्ट मैनर में इसको स्टोर कर देंगे बॉडी के अंदर. ठीक है. और ये बॉडी हमारी सपोर्ट करेगी माइंड को, और ब्रेन हमारा परमानेंटली इसको क्या कर देगा? स्टोर. नाउ सी दैट सेल्युलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फूड रिलीज एनर्जी इन द माइटोकॉन्ड्रिया. देखियो फिर क्वेश्चन आ गया. सेल्युलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है जिसमें फूड एनर्जी कहाँ रिलीज करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे ही रेस्पिरेशन हुआ तो हमारी जो फूड है वो क्या रिलीज करेगी? एनर्जी. किसकी फॉर्म है? ग्लूकोज की फॉर्म में. C6H12O6. 6 12 6. कैसे याद रखना है? 6 12 6. C6H12O6. That's it. Are you getting my point? अरे आया गुड़ गया ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है. कैसे याद रखेंगे? 6 12 6. पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन. याद रहेगा बेटा? कोशिश करना, नहीं तो 10th में वैसे भी डिटेल में वापस आएगा. सेल एब्जॉर्ब्स ग्लूकोज द फूड एंड बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी. यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे, ध्यान रखना. सेल्युलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी कहाँ पर देता है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. द सिंपल आंसर इज इट रिलीज द एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया. नो डाउट. आगे बढ़ो क्या मैं? चलिए बहुत बढ़िया बेटा. नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल. तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. जहां न्यूक्लियस फॉल्स होगा तो प्रोकैरियोटिक, जहां न्यूक्लियस ट्रू होगा तो क्या होगा? यूकैरियोटिक. कहने का मतलब ये है, सिंपल सा एग्जांपल, हमारी जो गवर्नमेंट है वो नरेंद्र मोदी चला रहा है. कौन सी न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस. अफगानिस्तान में तालिबान चला रहा है, कैसी है? फॉल्स न्यूक्लियस. पता नहीं कब गिर जाए, कोई ठिकाना नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके बिल्डअप रखना. जैसे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान फॉर पी और पी फॉर प्रोकैरियोटिक सेल. यस और नो. और यूकैरियोटिक, यूरोप की गवर्नमेंट या इंडिया की गवर्नमेंट कैसी होती है? परमानेंट. एक बार सेलेक्ट हो गया तो लाइफ जिंगल आ रहा. कोई टेंशन नहीं है, चाहे पर सरपंच हो या भूतपूर्व सरपंच हो, सबको पेंशन मिल रही है बैठे बैठे. और क्या चाहिए आपको? टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल आर कैसे हैं बेटा? प्रिमिटिव, लैक एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल क्या? मोर एडवांस है. और एज वेल एज यहाँ डिफाइन आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस. क्या मिलेगा? न्यूक्लियस. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आया गुड़ गया ये? चलिए बेटा आगे बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल. चलो वो ये तो पता था प्रोकैरियोटिक तो क्या? प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है. कैसा है? प्रिमिटिव. और एडवांस कौन है ऑर्गेनिज्म बेटा? यहाँ तक कोई समस्या? अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा जब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी इसमें ना. देखो बेटा क्या लिखा है, यूकैरियोटिक सेल हैव द मोस्ट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर. द सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. देखो क्या क्या है डियर स्टूडेंट, इसके पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन भी है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी है, और वेल डिफाइंड क्या है डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस. तो तीन चीजें ध्यान रखें डिफाइन. पहला मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, और या शॉर्ट में याद रखें मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल और न्यूक्लियस. मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल और न्यूक्लियस. ठीक है, MON. बात समझ में आई? ठीक है. बात करें द न्यूक्लियस हैज इट्स ओन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा. सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं जो हमने यहाँ पे शुरू की सबसे पहले डिटेल में, कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या पार्ट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल की बात करेंगे, आगे डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है. पहले तो डिटेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हम स्टडी कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. दिमाग में सेट रखना, जो आउटर पार्ट होगा सेल का उसे हम क्या बोलेंगे? सेल मेंबर ऑफ द सेल. यस और नो. दूसरी बात करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन. किसका बना होता है डियर स्टूडेंट? फॉस्फोलिपिड.
प्लीज कीप इन द ब्रेन, बाकी याद नहीं रहे चलेगा, लेकिन फॉस्फोलिपिड आपको याद होना चाहिए। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि व्हाई द सेल इज नॉन एज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, बिकॉज ये फॉरेन जो मटेरियल आएगा उसको चेक करेगा आइदर ये अंदर जाए या नहीं जाए। अगर वो उसको डाइजेस्ट कर सकता है या उसको क्या कर सकता है, प्रोटीन में सिंथेसिस करके अपने लिए कन्वर्ट कर सकता है, तो क्या करेगा, इंटेक करवाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो डियर स्टूडेंट वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि उसको क्या जाने दे, अंदर जाने दे। बात समझ में आई बेटा? तो सेलेक्टिव मेंबर्स ही अंदर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, यहाँ सेलेक्टिव मेंबर्स कौन आ सकते हैं, जो ऑलरेडी यहाँ ज्वाइन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एरा गैरा नथु वगैरह आके यहाँ बैठ सकता नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? सिमिलर पैटर्न यहाँ पे हमें समझना है। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज द बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फ्लूइड मोसाइक मॉडल। अच्छा याद रखिए, फ्लूइड मोसाइक मॉडल से किसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा ये क्या है, एक सिंपल सा मॉडल है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा सेल तो लिक्विड क्या हो जाएगा बाहर, जैसे एक्सपांड करेगा लिक्विड क्या हो जाएगा, एंटर। अच्छा वाटर ऐसी चीज है जो 70% पूरी बॉडी को कवर करके बैठी है। हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर है, 70%। मतलब मैक्सिमम जो पार्ट परफॉर्म कर रहा है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, क्योंकि H2O से बना है वाटर। और यस और नो, देखो भगवान की डिजाइन की चीजों को देखो, हाइड्रोजन होता है एक्सप्लोजिव है, लेकिन वाटर के साथ मिलने के बाद क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता नहीं। क्योंकि हम पढ़ते क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। वाटर ब्लास्ट होता है क्या? तो वेयर इज द स्टार्टिंग ऑफ द गॉड, देयर इज एंडिंग ऑफ साइंस। इसलिए उसके ही कोई मुकाबला कर सकता नहीं है। कभी सोचा आपने? देखो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाया उन्होंने, और नॉर्मल अगर हाइड्रोजन आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अगर गलती से उसमें क्या ले ली, फायर, जबकि फायर को बुझाने वाला कौन है, वाटर। तो थिंक अबाउट इट। ज्यादा डीप में जाओगे तो पागल हो जाओगे ना। साइंस ऐसी चीज है, जितना हो सकता है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। आगे देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस। क्यों सेल मेम्ब्रेन नहीं हो, सेल मेम्ब्रेन में सारा का सारा काम कैसे हो रहा है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ लेयर है बराबर। काम क्या कर रहा है, फॉरेन मटेरियल को चेक कर रहा है, अंदर आने देना कि नहीं देना देना, सारा यही काम कर रहा है। तो इसलिए तो इसका नाम क्या दिया हमने, फ्लूइड मोसेक मॉडल। अब बेटा इसलिए तो हमने प्रिमिटिव बोला उसको, स्टार्टिंग फेज है। बिल्कुल वही तो प्रॉब्लम है। इसलिए तो हम एडवांस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को मानते कौन, कि यार ये वो माइंड एवरीथिंग। अच्छा एनिमल जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनिमल की, प्लांट। हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब कौन से ऑर्गेनिज्म में आता है, एडवांस ऑर्गेनिज्म से। क्या उनके पास ब्रेन है, हमारे पास क्या है, ब्रेन। हम बड़ी से बड़ी पावरफुल चीज को भी क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं, विद यूजिंग बाय यूजिंग ब्रेन। अच्छा दिमाग अगर गलती से आ गया चिंपांजी वगैरह में, क्या लगता है इंसान जीत जाएंगे उनसे? बिल्कुल, इसलिए भगवान उनको क्या दिया है, दिमाग नहीं दिया है। और जिस दिन दे दिया तो क्या होगा, हम हमारे गले में ऐसा होगा हम पिंजरे में पड़े होंगे, ठीक है, वो जो देंगे वो हम खाएंगे। तो बेटा बेटर लगे कि भगवान का थैंक्स करना चाहिए कि हमें माइंड दिया। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, उसे क्या बोलेंगे, रेडिएशन डिफ्यूजन। आगे बात करें ऑस्मोसिस इन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बात आ गई ऑस्मोसिस प्रोसेस की, लेकिन किस में आई है बेटा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिशन मिलेगी तो अंदर जाएगा, ठीक है, और परमिशन देगा कौन, सेल मेम्ब्रेन। किसको देगा, जो फॉरेन मटेरियल होगा। फॉरेन मटेरियल मतलब अमेरिका से नहीं आया है, आपने जो बाहर से खाया है वही है। नहीं तो आधे दिन समझेंगे फॉरेन मटेरियल मतलब एक्सपोर्ट करवा रही है, इंपोर्ट करवा रहे हैं। नहीं नहीं भाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही नहीं है इधर। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, किसका मूवमेंट है बेटा, कहां पर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज द सेलेक्टिवली प्रोसेस, ठीक है, सेलेक्टिवली या सेलेक्टिव प्रोसेस सिंस द मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ ऑल molecule to pass through it and water is usually the only free flowing molecule across this membrane। क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला आपको 70% हमारी बॉडी किससे कवर्ड है, वाटर से। तो ये आराम से अंदर जा सकता है और आ भी सकता है, लेकिन इसमें भी इसके साथ जो भी आया होगा उसको भी कौन रोक लेगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए यहाँ वर्ड क्या यूज कर लिया गया आगे जाके हमने, सेमी। सेमी क्यों बोला गया, अगर बात करेंगे वाटर की तो वाटर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वाटर के अंदर कोई चीज आई है तो उसके ऊपर बाउंडेशन लग जाएगी। और लग जाएगी इसलिए क्या बोला हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब वाटर के लिए फ्री पासेज है, लेकिन उसके अंदर कुछ आया है तो उसके लिए पासेज अलाउड नहीं है, जब तक चेक नहीं किया जाए कि ये इसके लिए सूटेबल है या नहीं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इज सेमी परमिएबल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वर्ड से थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा, डिजाइन बन गई बेटा? चलिए बेटा कोई बात नहीं, आपको पिकासो की तरफ से इनाम मिलेगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है देख समझेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन,
क्या है, देखो यहाँ लिखा क्या है, दोज विच हैव द सेम सॉल्यूट एंड पीएच कंसंट्रेशन एज द सराउंडिंग बॉडी फ्लूइड और द साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब क्या है, देखो सॉल्यूट, यहाँ देखो क्या बोला, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड क्या हो, सेम हो, सॉलिड क्या हो, सेम हो, और साथ साथ में क्या लिखा है, पीएच कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो, सराउंडिंग में जो है उसके बराबर हो, ठीक है, बॉडी फ्लूइड और द साइटोप्लाज्म। बात आएगी डिटेल जब पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म की भी बात करेंगे क्या है, फिलहाल हमारे दिमाग में होना चाहिए, रिवीजन ऑलरेडी पता ना, तो रिवीजन शेड्यूल में आपको याद जाके घर पे क्या कर देना है, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट करना है, यहाँ पे तो पार्ट में चलेगा, घर पे जाके आपको कंप्लीट कर देना ताकि आपके अंदर क्या हो, रिवीजन मोड स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कंपेयर टू द सराउंडिंग फ्लूइड। अच्छा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, सराउंडिंग फ्लूइड क्या है, तो आपने पढ़ा है सॉल्वेंट, यस और नो, सबसे कम क्वांटिटी किसकी होती है, सॉल्यूट, और सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट बराबर हो जाए तो क्या होगा, आइसो, समझ में आई बात, अब समझ में आ गया होगा, तभी नहीं आया होगा ना, दिमाग में झंझनाट हो रही है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सॉलिड कम किससे, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है बेटा, सराउंडिंग फ्लूइड, सराउंडिंग का मतलब जो भी सेल के अंदर फ्लूइड रहा होगा, और रहा कौन होता है, वाटर, यस और नो। आगे बोले कैन फोर्स द सेल रप्चर ड्यू टू एक्सेस इनपुट ऑफ वाटर इनटू द सेल, यहां तक कोई समस्या। आगे बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखो क्या लिखा है, अगर सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, मतलब सॉल्यूट किससे ज्यादा हो जाए, सॉल्वेंट, या सराउंडिंग फ्लूइड से क्या हो जाए, डियर स्टूडेंट, ज्यादा, तो ये क्या करेगा, पुश वाटर आउट ऑफ द सेल, और क्या होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक। अब क्वेश्चन कैसा बना डियर स्टूडेंट, एक तो तीनों की डेफिनेशन की डिफरेंसेस पूछ ले, या ये पूछ लेगा कि सेल का श्रिंकिंग किस कंडीशन में होगा, वेरी गुड, सेल जो है हमारा, सेल जो है वो श्रिंक कब करेगा, कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक, और कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, न्यूट्रल कौन सी कंडीशन में रहेगा, वेरी गुड, क्या बात है, आइसोटोनिक में रहेगा। और ये बताइए ये एक्सपांड कब करेगा, बात समझ में आएगी बेटा, इस टाइप की जो कंडीशंस पूछी जाएगी तो आपका पूरा माइंड वहां पे क्या होना चाहिए बेटा, प्रेजेंट होना चाहिए, कि मुझे सर ने पढ़ाया था और मुझे याद है, मैं आंसर आराम से दे, और कंपेयर कर लो ना यार, सॉल्यूट अगर सराउंडिंग फ्लूइड से बराबर है तो कौन सा सॉल्यूशन, आइसो, अगर मान लो जो सॉल्यूट है वो कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन में, किससे, सराउंडिंग फ्लूइड से, तो क्या कहलाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और मान लो सॉल्यूट बहुत ही ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू सराउंडिंग फ्लूइड, बात समझ में आ गई, तो सेल क्या करने लग जाएगा, श्रिंक, और एक्सपांड कब करेगा, कुछ नहीं करेगा वो। चलिए टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल इन प्लांट्स, बात समझ में आ रही है, किसमें सेल वॉल है, प्लांट्स, plant cell are the different form of animal cell due to the presence of cell wall, and the cell wall is made up of cellulose and give the rigid structure to the plant cells। अब क्वेश्चन बना यहाँ पर कि why the rigid structure of the plant cell, by means the plant cell, or you can say that the cell wall in the plants is very hard in nature, why, तो आपको सीधा सिंपल सा आंसर देना है कि क्या बोलना है, सर इसमें कौन प्रेजेंट है, सर सेल्यूलोज प्रेजेंट है, सर क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज ही क्या करता है सर, रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, किसका, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट की जो क्या होती है, सेल वॉल, सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड क्यों होता है, टफ क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर बिल्कुल रहेगा किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज, बात समझ में आई। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा आरबीएससी में तो वो ये पूछेगा, ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे घुमा के पूछेगा, आरबीएससी पूछेगा तो ये बनेगा, बोलेगा कि प्लांट जो सेल वॉल है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज, ऑप्शन दे देगा चार, बात समझ में आ गई, अरे कोई डाउट, आगे बढ़ते बेटा, सेल ऑर्गेनल, अभी तक मेम्ब्रेन की बात कर ली थी, अब किसकी बात चलेगी, सेल, समझिएगा बेटा, एंडोसाइटोसिस, नाम से पता पड़ रहा है, समथिंग इज एंडेड, एंडोसाइटोसिस, बात करें, एंडोसाइटोसिस इज द इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉलोड बाय द पिंचिंग ऑफ फॉर्मिंग अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, एंड दिस इज कॉमनली सीन इन अमीबा। अगर सिंपल लैंग्वेज समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट, यहाँ जो लिखा, invagination of the cell membrane followed by pinching off forming a membrane bound vesicle, this is commonly seen in amoeba, amoeba में ऐसा क्या है, एंडोसाइटोसिस की बात करें तो जब वो खाता है वैक्यूल बना के किसी प्रे को, और जब डाइजेस्ट कर लेता तो क्या करता था, एक्सक्रीशन करना शुरू कर देता, उसको बाहर निकालना, यस और नो, जो बाहर निकालने के जो प्रोसेस है वो ये यहाँ पे कौन सा करेगा, एंडोसाइटोसिस करेगा, और कौन करेगा वो, सेल ऑर्गेनल्स, दिमाग में रखना भाई, अमीबा वैक्यूल बनाता है, वो सारा स्ट्रक्चर किसमें, 10th में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल याद रखना है एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, डाइजेशन के बाद जो भी रह गया अनवांटेड, जिसका कोई मतलब नहीं हमारी बॉडी में, जो हमारे कोई काम का नहीं, चीज हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट,
जो भी करते हैं आपको सबको पता है, यस और नो? ऐसा कोई हो जो नहीं करता हो तो फिर अलग ही मामला है। अच्छा आपको एक सिंपल सी बात समझाऊं, तो पिंच करना क्या होगा बेटा, आपकी जो मसल से कॉन्ट्रैक्ट में आएगी और आपको सुखद अनुभव होगा, यस और नो? होगा क्या? नहीं होगा ना। अच्छा जब किसी के बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो जाते हैं बड़े बड़े, ऐसे दबाते हैं, येलो येलो पार्ट बाहर आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो क्या हो रहा है? एंडोसाइटोसिस कर रहे हैं आप, गंदी चीज को क्या कर रहे हैं, बाहर निकालने, जो अनवांटेड है यार। बिल्कुल। अब न्यूक्लियस इन सेल किसकी बात करेंगे बेटा? जिसका माइंड प्रेजेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन के आंसर फटाफट देगा। उसका माइंड ही नहीं है यहाँ पे तो सवाल ही नहीं है भाई, भूल जाइए। न्यूक्लियस इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल। अब प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल कौन है, तो न्यूक्लियस आंसर होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रोसेस कौन कर रहा है, कमांड कौन कर रहा है, सेंटर। और सेंटर पे नरेंद्र मोदी, और यहाँ सेंटर पे कौन है, साला न्यूक्लियस। सेल के सेंटर पे, यस और नो? एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर नरेंद्र मोदी, याद रह जाएगा क्या? चलिए बात करते हैं। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल which contain the genetic material for the inheritance। अब क्रोमोसोम्स की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, क्रोमोसोम्स। याद रखना, आपके जो पिताजी माताजी के लक्षण आ रहे हैं वो कौन लेकर आता है, न्यूक्लियस लेके आता है। कौन लेके आता है, ध्यान रखना। फिर जीन की बात करेंगे, वो बात अलग है, ठीक है, वो टेंशन मत लो, बात करेंगे 10th में। क्रोमोसोम की बात करते हैं, क्रोमोसोम्स की बात है ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज ऑफ द सेल। कौन सी बात, ग्रोथ फेज ऑफ द सेल, जैसे अभी आपके अंदर हो रहा है, मेरे अंदर नहीं, आपके अंदर, ठीक है। द क्रोमेटिन कंडेंसेंस into the much thicker structure called the chromosomes। अब क्या कर रहा है भाई, कंडेंसेस। कंडेंसेस का मतलब क्या होता है बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है। पहले था छोटा सेल, इतना छोटा सा बच्चा बेबी पैदा हुआ, यस और नो? हुआ कि नहीं हुआ लार्ज? तो हमारा जो सेल था वो स्मॉलर से क्या हुआ, लार्जर। थीन से क्या हुआ, थिकर। तो जब थीन से कोई चीज पार्ट किस में हो जाए, थिकर में, दैट इज व्हाट, कंडेंस। कंडेंसेशन अलग है, उसका लॉलीपॉप यहाँ मत घुसा देना, समझ में आई बात बेटा? कंडेंसेस का मतलब ये हुआ कि हम थिकर स्ट्रक्चर बन रहा है। अच्छा आप सोचिए, आपके पिताजी बहुत पतले हुआ करते थे फोटो में, अब जंबो साइज होगी, कैसे हो गई जंबो साइज? समझ में आया कि नहीं है? और उसके बाद एक बार होगी होगी, उसके बाद क्या कर सकते, कितना भी भागे, कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। सेम मी ऑल्सो, ठीक है। 25 मैक्स टू मैक्स क्या होता है, 28 बेटा। वैसे जनरली 25 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बेटा, क्रोमेटिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट, which serve as the genetic material present inside the nucleus of the cell। It is made up of किससे बना होता है डियर स्टूडेंट, डीएनए एंड प्रोटीन मोलिक्यूल। आगे और देखिए बेटा, डीएनए contain the heredity information needed for the structure and function of the organisms। आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म, किसकी बात करते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड फाउंड इनसाइड द सेल। याद रहेगा, क्या है ये फ्लूइड, किसके अंदर मिलता है, सेल के अंदर। कौन, क्या बोलते हैं उसको हम, क्या करता है, इट गिव द स्ट्रक्चर टू द सेल एंड हाउसेस डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। जो भी सेल का साइज और शेप होगा उसको डिटरमाइन करने वाला कौन होता है, साइटोप्लाज्म। क्योंकि वो फ्लूइड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एक्सपांड कर रहा है, वो डिपेंड करता है। बात समझ में आई है? ऑर्गेनल्स आर द structure and the cytoplasm of the cell that help in the several function of the cell। याद रखना ऑर्गेनल, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, स्ट्रक्चर है किसका, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल का, और जो किस में हेल्प करता है, सेवरल फंक्शन ऑफ द सेल। अच्छा सेवरल फंक्शन ऑफ द सेल क्या है, जो चीज अंदर आई है उसको क्या कराना, डाइजेशन कराना, उसका प्रोटीन सिंथेसाइज कराना, प्रोटीन सिंथेसाइज करा के डिफरेंट डिफरेंट जो सेल के पार्ट्स है उसको भी एनर्जी देना, एटीपी की फॉर्म में देना, फिर बॉडी को देना, ये सारे काम कौन करेगा? बात समझ में आया बेटा? नाम ही क्या, ऑर्गेनल्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन करना किसी चीज का, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे कोई डाउट है किसी को? तो जितने भी क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ स्टूडेंट माउथ का यूज नहीं करते, कुछ कर रहे हैं, उनके आंसर आएंगे फटाफट व्हेन दे आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। हर बार ये बात बोल रहा हूँ, ये आपका डाउट था सिस्टर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसकी बात चलेगी बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझना, इसकी डिटेल आएगी आगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, END कुछ हो रहा है इधर, बात समझ में आ रही है? जितना हो सके संधि विच्छेद करना सीख गए ना साइंस में, तो आप टॉपर है, आपको कोई नहीं हरा सकता। और जिसको संधि विच्छेद नहीं आता है, डफोड़ साला, तो डेफिनेशन तो संधि विच्छेद से ही हो जाएगा, ठीक है। एंडो और प्लाज्म, अब समझो क्या कह रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ मेम्ब्रेन लाइक सेल ऑर्गेनल। अच्छा सेल ऑर्गेनल का मतलब सेल के अंदर जो भी फंक्शन उसको क्या करने वाला, ऑर्गेनाइज। दैट प्लेज द इंटीग्रल रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अच्छा क्या करता है, इंटरप्रेट करता है
कि कौन कौन सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस सेल की अंदर प्रेजेंट है। बात समझ में आई क्या? अरे यस और नो? अच्छा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है बताइए आप? उसका मान लो अगर फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, या उसकी थॉट कैसी है, या किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर था, कैसी रहते थे ये लोग, ठीक है, ये सारी चीज कौन दे सकता है आपको? जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल, ये बहुत ही डीप डीप में जाएगा। एक सेल अगर आपको मिल गया ना किसी का, तो उस सेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे डीएनए टेस्ट करते हैं बहुत सारे, कि ये इसकी औलाद है कि नहीं है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, एग्जाम्पल दे रहा है, समझ समझ तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है, मैं भी हो सकता हूँ उसमें। तो टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? पिताजी का लेते हैं, माताजी के चेक नहीं कर सकते, क्योंकि पिताजी के पास आराम से लिया जा सकता है, तो डिटेल एनालिसिस किया जा सकता है और पता पड़ जाता है, डीएनए दोनों कॉपी हो जाता है। डीएनए कॉपिंग में क्या होता है? परफेक्ट मैच निकलता है। द फीमेल जो है ना, वो प्रोडक्शन का काम करती है, और मेल है वो डिसाइड का काम करता है कि बेबी होगी या बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा। बात समझ में आई बेटा? तो डिसाइड करने वाले जो फैक्टर है वही डिसाइड करेगा कि आइदर द प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्सन और अनदर। यस और नो? आगे बात करें बेटा रफ ईआर। किसकी बात करें बेटा? रफ ईआर, टाइप्स ऑफ ईआर। थोड़ा समझना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है पहले से न्यूक्लियस में, उसको क्या करता है? इंटरप्रेट। क्या करता है? मैंने कहा मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करना ही, या तुम मेरे इंटरप्रेट मत करो यहाँ पे आके बीच में। ये क्या करता है? सारा चीज निकाल लेता है। ये पुलिस एक तरीके से सेल की जाके सब चेक करती है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोले, रफ ईआर। तो बोल रहा रफ ईआर आर द वंस दैट हैव द राइबोसोम्स। प्लीज कीप इन द ब्रेन, रफ राइबोसोम, रफ राइबोसोम, रफ ईआर राइबोसोम। बात समझ में आई बेटा? द राइबोसोम इज मेड अप ऑफ द, किससे बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो दिमाग में रहेगा? अरे यस और नो? किससे बने होते हैं ये? न्यूक्लियर एसिड कौन सा होता है? तो नया पैदा हुआ। न्यूक्लियो कौन है ये? न्यूक्लिक एसिड है बेटा। क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन से बना होता है। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने कहा था अभी, क्या कहा था? कि जैसे कोई फॉरेन मटेरियल आया, उसका क्या होगा? डाइजेशन होगा, उसके बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, तो सारा प्रोटीन प्रोटीन का मामला कौन देखेगा? रफ ईआर। ठीक है, द रफ ईआर आल्सो इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन एंड द फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन। समझ में आ गई? फोल्डिंग करना या क्या करना? मॉडिफिकेशन करना। किस में करना? प्रोटीन में करना। ये सारा काम किसका होगा? रफ ईआर का। याद रखना क्या लेकर बैठता है ये? राइबोसोम। क्या लेकर बैठता है भाई साहब? स्मूथ ईआर की बात करते हैं। स्मूथ ईआर में कोई राइबोसोम होता नहीं है, क्योंकि शुरू कहां से होता है? एस से शुरू होता है, एस। मजाक कर रहा हूँ, याद करने के लिए ध्यान रखना। ऐसा मतलब है, मैंने कहा था कि एलोन मस्क के पास आपकी पीएचडी की हुई। एलोन मस्क का माइंड सब में पीएचडी किया हो, जबकि उसने कॉलेज भी पास आउट नहीं किया। तो उसे इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जबरदस्त था। बचपन से ही उसे पता था कि मेरे को सब में इंटरेस्ट है, जिसमें इंटरेस्ट वो पढ़ लेता था। स्कूल स्कूल तक नहीं गया बंदा, ठीक है, पेरेंटिंग एजुकेशन हुई है उसकी। तो ऐसे लोग एडवांस सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म गिने जाते हैं, नेचुरल इनबिल्ट है भाई। देखिए यहाँ पे, स्मूथ ईआर डू नॉट हैव द राइबोसोम एंड दस आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्लीज कीप इन द ब्रेन, प्रोटीन सिंथेसिस का काम एक ही पुलिस कर रही है। कौन सी पुलिस? रफ। क्या लेकर आती है इसलिए? राइबोसोम। ये राइबोसोम है क्या? जब राइबोसोम है ही नहीं तो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा क्या? अच्छा, आपको फिर यूं पूछ लिया जाएगा राइबोसोम का काम क्या है, तो प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है? अंदर ही अंदर आंसर मिल रहे हैं, अगर आप थोड़ा ढंग से पढ़ ले तो। आगे देखिए, दे आर द हाउएवर इन्वॉल्व इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस मॉलिक्यूल। मान ले तुमने जहर खा लिया, साइंस सर मेरे को परेशान करके जहर खा लिया, मजाक करो ऐसा मतलब, ठीक है, मेरा नाम मत लिखना। यहाँ क्या लिखा है? डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस। मतलब जो आपने जहर खा लिया है, तो उससे लड़ने की जो क्षमता है, या उसको डिटॉक्सिफाइंग कौन करेगा? स्मूथ ही है। और डॉक्टर्स इसी के ऊपर फोकस करते हैं। जब किसी ने खा लिया, फटाफट रही है, इसने ये कर लिया वो कर लिया, फटाफट बोतल चढ़ाएंगे और स्पीड से इंजेक्शन देना शुरू करेंगे, और पहला टारगेट होगा कि यहाँ पहुंच जाए ताकि वो बच जाए। पता नहीं बचा, भगवान जाने बचे नहीं बचे वो तो। देखो यहाँ लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात, किसकी बात की बेटा? फिर दूसरी किसकी बात की? डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस मॉलिक्यूल। टॉक्सीफाइंग नहीं लिखा है, डिटॉक्सीफाइंग है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो जाए वहां जाके लफड़े करके बैठ जाए, टॉक्सीफाइंग लिखी है। यहाँ क्या लिखा? लिपिड मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी करते हैं ना, तो जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें जो भी चीज मिलती है, उसका क्या होता है? फेट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? अब ये हमारे सेल में भी काम करेगा। और सेल में काम कैसे करेगा? हमने कहा जंबो साइज, ऐसी बन गई क्या जंबो साइज? लिपिड का फॉर्मेशन होगा। लिपिड का फॉर्मेशन करके काम कौन करेगा? एनर्जी लेकर। याद रहेगा क्या? अब देखो, स्मूथ से याद क्या रखना है आपको? एक तो लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड का जहां पर भी फॉर्मेशन होगा वो कौन करेगा? स्मूथ। एज वेल एज डिटॉक्सिफाइंग पॉइजनस। दो वर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम लेकर कौन आता है भाई? रफ। और रफ क्या लेकर आता है? इसलिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, राइबोसोम लेकर आता है।
क्या लेकर आता है बेटा? राइबोसोम। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप याद कर लो तो क्या लगता है आपको, नहीं आएगा चैप्टर? इजी लग रहा है चैप्टर? अरे यस और नो? आधी की तो आवाज ही नहीं आती है। अरे आ रहा है समझ में? यहाँ तक कोई समस्या है यहाँ तक? हंसते हुए स्माइल के साथ समझ। ठीक है, मेरे जैसे प्रेशर मत लो, मेरे पास तो बहुत है बेटा। 1% दे दिया झटक लग जाए। नहीं देंगे आपको 1% भी। गोल्जी एपरेटस, इसकी बात करें बेटा, गोल्जी एपरेटस। अब डिफरेंस समझ में आना चाहिए, आपको नहीं आ रहा था। गोल्जी एपरेटस इज आल्सो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में क्या करते हैं? हमारा कार्ड डालते हैं, वो ले जाता है और दूसरी जगह पटक देता है, ले चल पोर्ट में। यस और नो? मर गया जिंदा रहा तू पढ़ लेंगे। ठीक है, हमारा काम तो उसको पहुंचा देना इन्फॉर्मेशन, ये मर रहा है या जिंदा रह रहा है देख लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये वो जो भी है, कौन देगा? लेटर में लिखा होगा तो पता चलेगा उसको, जिसको लेटर दिया है। समझ में आया कि नहीं है? हमारे ज़माने में क्या होता था, ये मोबाइल वोबाइल हुआ नहीं करता था, तो लड़की जो भी बोलती थी हमें ये बोलती थी कि मैं तेने प्यार करो, तुमने हाँ किया। मेरे को समझ में नहीं आया आधी बार तो क्या लिखा है। ठीक है, बाद में समझ में आया, ओ आ लग के आता हाँ के ना इनके। बाद में पता पड़ा तो उससे बुद्धि नहीं थी हमारे अंदर, क्योंकि माइंड तो काम ही नहीं करता था। माइंड एक ही जन में काम करता था, चॉकलेट लाना, खाना, मस्त रहना, आराम से तंदुरुस्त रहना। तो मैं था ही ऐसा, मोटा एकदम, गोरा तंदुरुस्त, गाल और मोटे होटन, जाता एकदम पैंट वैंट पहन के ने। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, गट्टे न गट्टे सारे। अब जो भी हो, ऐसे गाल वाल ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, हमको समझ में नहीं आता। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हमें तो इतना समझ में आता है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। आगे देखें, दे पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। अब डिफरेंस समझ में आया? प्रोटीन बनाने का काम कौन कर रहा है? रफ राइबोसोम लेकर। और स्मूथ क्या कर रहा है? लिपिड फॉर्मेशन एज वेल एज पॉइजनस जो मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। ये भाई साहब खाली प्रोटीन को यहाँ लेता है और यहाँ दे देता है। अब तेरा मन जाने प्रोटीन पावरफुल है या वीक है, तू जाने, तेरा काम जाने। यस और? अब देखो बहुत सारे बच्चे बिल्कुल पतले होते हैं और खाने में दमदार होते हैं, 3 किलो खा जाएंगे वो। यस और नो? और हमारे जैसे मोटे होंगे, 5 रोटी में आड़े पड़ जाएंगे। और डिफरेंस समझ रहे हो आप? खतरनाक मामला होता है इनका, क्योंकि भाई इनके पास पोस्ट ऑफिस भी खतरनाक है, रफ यार, स्मूथ यार, भयंकर है इनके पास। लाइजोसोम, लाइजोसोम तो आपने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, जो भी डेड सेल हो गया उसको कहते हैं, बिल्कुल सुसाइड बैग है बेटा। क्या है ये? सुसाइड बैग। याद रहेगा बेटा, ये सेशन कई बार आया होगा आपको। एंड प्रोटीन एंजाइम्स दैट कैन बी डाइजेस्ट सेल लाइजोसोम्स आल्सो हेल्प इन डिफेंस बाय अटैकिंग द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, भी आपने पढ़ा है। पावर पावर प्लांट लिख दिया है। ठीक है, एंड दे जनरेट द एटीपी वाया द, क्या लिखा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड दे आल्सो डीएनए एनकोड, एमटी डीएनए क्या भाई? मैसेज ट्रांसफर डीएनए। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने फॉरेन मटेरियल खाया है, उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना, कैसे सिंथेसाइज करना और प्रॉपरली उसको कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये सारा काम कौन करेगा? एमटी डीएनए। ठीक है, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये कंसिस्ट करता है कि हमारी हेरिडिटी कहाँ से थी, हम कौन थे एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर कौन थे, ये सारी चीज़ें आज पढ़ता कर सकता है, विच मेक्स दैम द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। आगे देखते हैं बेटा प्लास्टिड्स। किसकी बात करते हैं बेटा? प्लास्टिड्स। प्लास्टिक नहीं, नहीं उसी का पार्ट है बेटा। डीएनए इज अ पार्ट। ठीक है बेटा, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन द डिफरेंट सेल बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स दे कंटेन। देखो पिगमेंट का मतलब यार आपने पढ़ा होगा, ग्रीन पिगमेंट कैसा कलर देता है आपको पता है ना, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सिमिलरली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन डिफरेंट सेल्स बेस्ड ऑन द पिगमेंट। अच्छा, आपने देखा होगा अलग अलग लोगों का अलग अलग कलर आ जाता है। ऐसा तो है नहीं, पहली माने का बुरा हो जाना, बुरा हो जाना, बुरा हो जाना, और बाहर आती वो क्या हो गया? बुरा हो गया। ऐसा होता है क्या? और ऐसा होता तो बात ही अलग थी फिर तो, है कि नहीं? ये सोच रहा था मैं तो फॉरेनर ही पैदा होता। The chloroplast is the plastids where the photosynthesis occur and some of the other plastids are leucoplast and chromoplast। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट ऐसी चीज है, अगर इसमें जरा सा भी प्रॉब्लम आया तो क्या हो जाएगा? कैंसर। बिल्कुल, क्या हो जाएगा बेटा? कैंसर। कैंसर मतलब सड़न पैदा हो जाएगी सेल्स के अंदर। ठीक है, वो बात करेंगे। क्या ल्यूकेमिया जब हम पढ़ेंगे बेटा तो आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, फिलहाल हम अब 9th पढ़ते हैं इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना, सम ऑफ द अदर प्लास्टिड्स की बात करें, कौन है बेटा? अदर प्लास्टिड्स है, नॉट लाइक दिस। ये तो बात कर ली हमने ऑलरेडी ऊपर वाली की। ये अदर प्लास्टिड्स की बात चल रही है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। बराबर, कौन है? ल्यूको एंड क्रोमोप्लास्ट। नहीं, उसका अलग है बेटा। यहाँ फिलहाल प्लांट के अंदर ही सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसके अंदर जाएंगे तब बताऊंगा कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे अंदर। अब देखिए नेक्स्ट कौन है? वैक्यूल। कौन है बेटा? वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल्स का काम क्या होता है?
लार्ज नंबर ऑफ वेसिकल दैट होल्ड द वाटर। देखो बात सिंपल सी समझ में आ गई, बिल्कुल, वेरी गुड। एयर इन दैम, देखो वाटर और एयर को क्या करता है ये, वेरी गुड। स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ऑफ द सेल वैक्यूल आर द कॉमन इन प्लांट्स, इन एनिमल्स द वैक्यूल्स आर आइदर वेरी स्मॉल और एब्सेंट। हो सकता है किसी एनिमल में हो ही नहीं, जैसे आप बात करें कैमल, कैमल के अंदर मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि दबा के पानी पी लेता है वो। अरे यस और नो, और हम इसको क्या बोलते हैं, कुबड़, कुबड़ पट्टी ऊपर नीचे होती है उसकी, देखा कि नहीं देखा बेटा आपने। अब बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और क्या बात करते हैं, मल्टी। यूनी, मल्टी, बहुत सारे, एक। बात समझ में आ रही बेटा। तो संधि विच्छेद करेगा वो क्या रहेगा, बादशाह। तो नहीं आता वो क्या रह जाएगा, गधा। मेड ऑफ वन सेल और मेड ऑफ मैनी सेल। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, एंड डेफिनेटली यहाँ डिवीजन होगा, अलग अलग सेल का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे लंग्स में जो सेल है वो क्या काम करेंगे, रेस्पिरेशन का, और स्टोमक में वो किसका काम करेंगे, डाइजेशन का, और लीवर है तो वहाँ जूस का सिक्रेशन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा, डाइजेशन वहाँ वापस होगा और फैट जनरेट होगी। तो ऐसे सारे काम अलग अलग सबको दे रखे हैं। आगे देखिए, अ सिंगल सेल पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में कितने सेल पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल। ओनली सम सेल या जर्म सेल्स की बात करें वो पार्टिसिपेट किसमें होते हैं, रिप्रोडक्शन। आगे बात करें कौन है, लाइफ स्पान इसकी छोटी होती है, उसकी क्या होती है, लॉन्ग। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, एग्जांपल कौन है यहाँ पर, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स। यस और नो, तो याद रहेगा बेटा, इसमें कोई समस्या तो बताओ। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहली पता है, एब्सेंस, प्रेजेंस, न्यूक्लियोलस एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ द सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए, प्रेजेंस ऑफ द सेवरल लेंथ ऑफ डीएनए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर राइबोसोम्स, यहाँ क्या है, एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उधर क्या है, अमीबा, प्लांट, एनिमल्स। देखो यहाँ क्वेश्चन ये वाला पूछता है कि अमीबा में कौन सा होगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। बहुत सारे गधे प्रोकैरियोटिक करके हैं, ये सिंगल सेल समझ के उसके ऊपर दया कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इधर क्या लिखा है, फिर भी भूल जाओ तो हमने ये भी पढ़ा था, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है, बैक्टीरिया, और लार्जेस्ट कौन होता है, ऑस्ट्रिच, और लॉन्गेस्ट कौन होता है, भूल गए क्या, ठीक है, कीप इन द ब्रेन। अब बात आती है यूकैरियोटिक से। अब थोड़ा सा देखिए, ये 3D स्ट्रक्चर आपके सामने है, क्या क्या लिखा है आपने को, सेल मेम्ब्रेन, ये दिख रहा है ऊपर वाला ही। हाँ मत जाना आलू में समझ के, ये बादाम आदम में किशमिश शिशमिश डाली हुई, मत समझ लेना इसको। यस और नो, बहुत खतरनाक है बागड़ी, ये भी खा जाएंगे दागड़िए वाले तो। ये हमारा देख रहा है डीएनए, प्याज काटा वैसे। दिस इज लाइसोसोम्स, ये क्या हमारा राइबोसोम, और ये आप देख सकते हो नाव में बैठा हुआ सांप। यस और नो, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर कौन है, गोल्जी apparatus दिख रही है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे तरबूज का खीरा काट के रखा है। हाँ ऑरेंज, और हाँ संतरा। यस और नो, याद रखिए इसको, मजाक मजाक में भी याद रख लें। साइटोप्लाज्म में दिख रहा है आपको, छोटे 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 यहाँ पे लिक्विड दिख रहे हैं। कौन सा है, ये वाला बेटा, ये तो आ रहा है, ये रहा, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं दिख नहीं रहा क्योंकि अब जंबो साइज है, क्या करें, न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला क्या है, न्यूक्लियस। समझ, जैसे अंडे के ऊपर खाल होती है वैसे प्याज के ऊपर खाल है, वो कौन है यहाँ पर, न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। ये बात क्या है, यू कैरियोटिक को संधि विच्छेद करेगा अभी, यू का मीनिंग गुड, कैरन का मीनिंग कर्नेल, एंड देयरफॉर ट्रांसलेटिंग गुड और ट्रू न्यूक्लियर। समझ में आई, तो संधि विच्छेद की पूरी साइंस चलती है, पहले कह रहा हूँ मैं। Eukaryotic are more complex and much larger than the prokaryotic and including the major kingdom except kingdom Monera। इसमें कौन नहीं आता बेटा, पढ़ेंगे आगे बेटा, 5 kind of kingdom which is defined by R.H. Whitaker की बात करेंगे बेटा। बेटा आगे वाले चैप्टर का यहाँ खाली नॉर्मल सा बता, हिस्ट्री कहाँ से, हाउ कैन यू से दैट हिस्ट्री, आगे का चैप्टर यहाँ डाल दिया पहले से। अरे इससे बोला है कि गलती से भी आप मेजर जो किंगडम्स हैं 5, प्लांटी, एनिमेलिया, याद है क्या, कहाँ याद होगा, हम तो सर स्वर्गवास हो गया हमारा तो। बताएंगे अभी। स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक possesses the cell wall which support and protect the plasma membrane and cell is surrounded by the plasma membrane and control entry and exit of certain substance। अच्छा ये भी मत बोलना हमने ये भी नहीं पढ़ा है सर, एंट्री एग्जिट। अच्छा ये भी नहीं पढ़ा होगा फिर तो, सेल वॉल होती है इसके बाद, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ा है बहुत, थैंक यू सो मच बेटा, आपने पढ़ा है। सर वो भी बताएंगे। द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए,
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बार बार आ रहा है ये, जैसे आप 10th में जाएंगे पूरा चैप्टर है, सीधा आपको दिमाग में होना चाहिए कि डीएनए मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंसिस्ट करने वाला। बात समझ में आया? ठीक है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट द न्यूक्लियर प्लेज द क्रूशियल रोल इन सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। याद रखना, आपको पूछे न्यूक्लियस का काम क्या है? Eukaryotic cell also contain mitochondria responsible for the creation of the energy which is utilized by the cell। और एनर्जी किसकी फॉर्म में लाएगा? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ तो कोई समस्या किसी? आया कूट गया ही। चलिए बहुत ही बढ़िया। प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, देखो लिखा हुआ है इधर, क्लोरोप्लास्ट आर द सब सेल्यूलर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करेगा डियर स्टूडेंट? ट्रांसपोर्टेशन कराएगा। इसका करेगा मटेरियल। बिसाइड दिस देयर इज आल्सो द अदर सेल ऑर्गन जो परफॉर्म क्या करेंगे? अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म, जो बता दिया है, राइबोसोम होता है, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिलहाल हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ यूकेरियोटिक्स इंक्लूड द ऑलमोस्ट एवरी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। याद रखना, ऑलमोस्ट लिखा है, ये तो यूं में सारे नहीं लिखा है, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन रहेंगे। और यह क्या लिखा है? न्यूक्लियस एंड ऑल द मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये तो रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल लिख दिया वहां पे, क्या लिख दिया बेटा? ऑल। बात समझ में आई क्या? फिर आप जब डिटेल में जाएंगे 11th 12th में पढ़ेंगे, मेरे पास आ जाएंगे, सर आपने गलत पढ़ाया था। मैंने पहले कहा है ऑलमोस्ट का मतलब यहाँ लगभग है। कुछ एक हो सकते हैं जो एक्सेप्शनल हो और किस में चले जाए, वो प्रोकैरियोटिक्स में चले जाए। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, की बात करते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। क्रियॉन का मतलब क्या होता है? कर्नेल। इसका मतलब बिफोर न्यूक्लियर, पूरा बन ही नहीं पाया। बात समझ में आई? भाई देखिए, प्रोकैरियोटिक आर द वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसमें? अर्थ के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया। कौन आते हैं बेटा? आगे देखिए, दिस प्रोकैरियोटिक थ्राइव द अर्थ एंशिएंट एनवायरनमेंट, सम यूजिंग द केमिकल एनर्जी। यूज करते हैं यहाँ पर केमिकल एनर्जी, सन्स एनर्जी। और आगे बात करें, दिस एक्स्ट्रा मोफिल्स थ्राइव फॉर मिलियन ईयर्स, या बात कर सकते हैं इवॉल्विंग या अडेप्टिंग में इनको टाइम लगा। और आगे बात करें, साइंटिस्ट स्पेक्युलेट्स दैट दिस ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर। अब ये सारी बार बोलेंगे रामायण हिस्ट्री नहीं है, उसने एक एक चीज को ले लिया है, ताकि आप इससे बाहर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन जहां पे बनेगा वो बात कर रहा हूं मैं, नहीं बनेगा मैं खाली उसको रीड करता जाऊंगा फटाफट। क्या लिखा? प्रोकैरियोटिक सेल आर द कंपैरेटिवली स्मॉलर मच सिंपलर देन द यूकैरियोटिक सेल। ये तो सबको पता है भाई। उसके बाद बात क्या? द अदर डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट डज नॉट पोजेसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। इसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस टू नहीं होता। रिप्रोडक्शन हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में रिप्रोडक्शन कौन से फिजन से होगा? बाइनरी फिजन। बात समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो, घबराओ मत, फिजन रीजन सारा पढ़ेंगे हम। हाइड्रा प्लांट क्या होता है, कैसे होता है, सब बात करेंगे। बोलो बेटा। खाली प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म का मतलब कौन है? स्मॉलर, जो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। बात समझ में आई बेटा? देखो, स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोट हैव द व्हाट? कैप्सूल एनवेलप एन एंटायर बॉडी एंड इज फंक्शनिंग प्रोटेक्टिव कोट। तो मत जाना भाई। क्रूशियल प्रिवेंटिंग एंड देखो, फैगोसाइटोसिस, किसकी बात चल रही है भाई? फैगोसाइटोसिस। बायोलॉजी बेटा, यहाँ पे अच्छी अच्छी टर्म आएगी, बड़ी बड़ी डिफिकल्ट भी आएगी। ठीक है, घर पे बिना पढ़े आगे तो आपको बिल्कुल हवा ही मिलेगी कहाँ क्या जा रहा है। वेयर द बैक्टीरिया गेट्स engulfed by the other eukaryotic cell and such as the what? Macrophages। अब देखो एक बात लिखी है यहाँ पे, क्या लिखा? पाइलस। क्या लिखा है? किस लाइक का कैसा स्ट्रक्चर है वो? हेयर लाइक। ठीक है, और कहाँ मिलेगा ये? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स। अच्छा, प्रोकैरियोट्स का मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, और प्रिमिटिव में किसको लिया हमने? बैक्टीरिया। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर बात बोलिए, द ऑर्गेनिज्म टू अटैच इटसेल्फ वेरियस एनवायरनमेंट एंड द पाइलस एसेंशियली रेजिस्ट big flushed, hence it is also called the attachment pill। it is commonly observed in bacteria। तो बैक्टीरिया किस में आएगा भाई? प्रिमिटिव में या एडवांस में? किस में आएगा बेटा? अच्छा, बैक्टीरिया नहीं होता तो क्या होता? हमारी जिंदगी खराब हो जाती। आपके माउथ में जितने भी ज्यादा है उसको डीकिंग का काम कौन करता है? बैक्टीरिया। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके माउथ में, तो आपको दिखती नहीं है बेटा। रात में अगर कोई ब्रश करके नहीं सोता है, उसका मुंह भयंकर बास मारता है जैसे अंदर कोई मर गया हो। यस और नो? अगर वो ब्रश करता है तो क्या होता है? हमारा जो टूथपेस्ट हो तो बेस है, इसका रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और क्या कर देता है? उसको न्यूट्रलाइज। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। अरे गेटिंग माय बात समझ में आई? ये चीजें आपके दिमाग में ब्रेन सेट होनी चाहिए। बताने के बाद फिर नहीं आ रहा, इसका मतलब उसका प्रेजेंस ही नहीं है। अलर्ट और एक्टिवनेस उसी में रहती है जिसको लाइफ में कुछ करना है, और जिसको कुछ भी नहीं करना है, मर जाओ तो भी उसमें अलर्टनेस आ सकती नहीं है।
लारी खींचने में तब दम लगता है 40 साल के बाद जब लारी खींचेगा ना वो, कि 40 साल की एज है लास्ट गवर्नमेंट जॉब देने की, एग्जाम देने की, यस और नो। उसके बाद ये रीप की हड्डी और आते दोनों निकल जाएगी, दोनों निकल जाएगी। ठीक है, तब उसको एहसास हो जाएगा काश मैं पढ़ लेता तो ठीक रहता। इसलिए न्यूट्रल मत बनिए, हाई अलर्ट मोड पे रहिए। ठीक है, अच्छा किसके लिए बोल रहा हूँ हाई अलर्ट मोड? मेरे को रहना है कि आपको रहना है? आप रहोगे तो मैं कैसा रहूंगा? हाई वोल्टेज पे रहूंगा, यस और नो। मुझे भी एनर्जी रहेगी, क्या बात है यार, बच्चा प्रिपेयर करके आ रहा है साला, मुझे और भी ज्यादा प्रिपेयर करना चाहिए, और ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल का आपको डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अरे यस और नो। ठीक है, लास्ट है, डोंट वरी। यहाँ क्या है? साइटोप्लाज्म है। किसकी बात चल रही है बेटा? साइटोप्लाज्म। दिख रहा होगा ये लिक्विड वाला जो ऑरेंज ऑरेंज जूस है, यस और नो। फिर आप देखिए राइबोसोम, मिल रहा है क्या? राइबोसोम, छोटे 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 पिगमेंट्स देख लीजिए। फिर देखो न्यूक्लियोइड, डीएनए दिख रहा है आपको, काले काले, क्या है ये? नूडल्स मैगी में बना देना इसका। प्लाज्मा मेरे दिख रहा है आपको, लिक्विड लाइक। फिर सेल वॉल दिखी आपको, और यहाँ क्या दिखेगा? फ्लैजेला, बहुत ही ज्यादा थिक स्ट्रक्चर है। कौन सा बेटा? देखिए तो पाइलस मैंने कहा तो था आउटर स्ट्रक्चर पे ये होते हैं। फिर कौन है बेटा? कैप्सूल तो पूरा ही पूरा आउटर स्ट्रक्चर हो गया इसका। बात समझ में आ गई क्या? फ्लैजेलम देखिए, इसको पूछ है जैसे हनुमान जी की पूछती है, यस और नो। कौन? अच्छा सबसे पहले सबसे बड़ा काम तो यही तो करता है बेटा। अच्छा ये बाहर वाले जितने भी एंटीना है वो सारे भी काम करेंगे, वो सारा चेक करें कौन आ रहा है कि हाँ बोले बिल्कुल। पर वो डिपेंड करता है वो प्लांट है कि एनिमल है क्या है बेटा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं किसी में वॉल नहीं होती, पर प्रॉब्लम ये है कि सेल वॉल हम किसको बोलते हैं? जो फॉरेन मटेरियल पे काम करे सर, किसी में ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? होगा तो हम सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मल एग्जांपल आपको एक समझाया है, एक सिंपल एग्जांपल समझाया, क्योंकि आप देख लिए क्या लिखा है? प्रोकैरियोटिक लिखा, मैंने यूकैरियोटिक नहीं लिखा है। आ गया समझ में ये वाला? ठीक है, इसकी डिटेलिंग हम कल बात करेंगे। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे हैं छोटे छोटे, और आप उम्मीद है कि इसको घर पे जाके वापस रिवाइज भी करेंगे, और थोड़ा टाइम निकाल के इस चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट। तो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। आपका दिन शुभ रहे, एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।